नमस्कार। आई एम विकास एंड आई वेलकम यू अगेन इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज का तीसरा पार्ट, जो कि है बेसिक ज्योमेट्री। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट पढ़ा चुका हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तथा बेसिक अरिथमेटिक्स, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल दी विकास पल्लीवाल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सब की डेफिनेशन और इन सबको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज फिर हम देखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। इन सब टॉपिक्स को जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपको इन सभी का ओवरव्यू दे सकूं, और आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिंदु क्या होता है। बिंदु ज्यामिति की एक ऐसी अवधारणा है जिसका कोई साइज नहीं होता, यानी कोई आकार नहीं होता, ना ही कोई आकृति होती है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 0 होती है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो वह बिंदु कहलाता है। बिंदु का प्रयोग एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक स्थिति बताने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसे डॉट से दर्शाया जाता है तथा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में इसे लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स में इसे लिखा जाता है। आगे हम समझते हैं रेखा, किरण तथा रेखाखंड क्या होते हैं। तो रेखा अनंत बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में बढ़ सकता है, वह रेखा कहलाता है। यहाँ मैंने एक रेखा बनाई है जिसे ये वक्र रेखा कहेंगे। अगर यह अनंत बिंदुओं का समुच्चय दोनों दिशाओं में सीधा सीधा बढ़ेगा तो इसे हम एक सरल रेखा कहेंगे। ये वक्र रेखा है तथा यह सरल रेखा है। यदि सरल रेखा का एक बिंदु फिक्स हो, या कहें कि वह रेखा जो एक ही दिशा में सीधी बढ़े, वह किरण कहलाती है, तथा वह सरल रेखा जिसके दोनों बिंदु फिक्स हो, दोनों अंत बिंदु निश्चित हो, वह एक रेखा खंड कहलाता है, रेखा का भाग कहलाता है। एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ए बी एक रेखा है जिसके दोनों अंत बिंदु नहीं है। यहां मैंने 2 बिंदु लिए हैं, सी और डी, उन्हें मैं नाम दे दूं अगर, तो आप देख सकते हैं कि मैं सी बिंदु से निकलने वाली किरण सी बी, सी ए, डी बिंदु से निकलने वाली किरण डी बी और डी ए, इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये चारों किरण हैं, ये किरण है, तथा सी डी एक रेखा खंड है, सी डी रेखा खंड है। आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में मैंने रेखा, रेखाखंड, किरण को समझाया है। किरण एक बिंदु से अनंत किरणें निकल सकती हैं। यह है हमारा सूरज है और यह सूरज की रोशनी है जो चारों दिशाओं में जाती है। हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत किरणें निकल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेखाओं के प्रकार। प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे 2 रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ L1 और L2, लाइन 1 और लाइन 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये एक ही बिंदु O पर काटती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। संगामी रेखाएं समझते हैं। संगामी रेखाएं जब 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, जब 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। मैं आपको चित्र बनाकर समझाता हूं। मैंने यहाँ 4 रेखाएं ली है, L1, L2, L3, L4, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। ये चारों एक ही बिंदु O पर काट रही हैं, तो ये चारों रेखाएं आपस में संगामी रेखाएं कहलाएंगी। आगे समझते हैं समांतर रेखाएं। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं निश्चित दूरी पर होती हैं तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी और भी परिभाषा हो सकती है। यदि हम कहें कि वे 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या वे 2 रेखाएं जो अनंत पर जाकर मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं।
यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित है। अगर ये d है तो यहाँ भी d होगा, यहाँ भी d होगा। अगर ये x है तो यहाँ भी x होगा। और हम चाहे भले ही कितना ही आगे चले जाएं, ये दूरी इनके बीच की समान ही रहेगी। तिर्यक रेखा समझते हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हुई गुजरती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ये रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। एक और एग्जांपल हम तिर्यक रेखा का लेकर समझते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तीनों ले लेते हैं, तीनों रेखाएं समांतर हैं, तो यह रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकार समझते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोण की परिभाषा। जब किसी भी रेखाखंड या किरण को किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी भी दिशा में घुमाया जाता है तो घुमाने से बना हुआ गैप ही कोण कहलाता है। जैसे इस पेन को अगर मैं ऊपर घुमा देता हूं तो ये जो गैप बन रहा है, ये गैप ही आपका कोण कहलाएगा। तो मैं इसको अगर इस प्रकार घुमा दूं तो ये जो गैप आया है ये आपका कोण कहलाएगा। आप इसे दक्षिणावर्त दिशा में भी घुमा सकते थे, घड़ी की सुइयों की दिशा में, या फिर आप इसे घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में भी घुमा सकते थे। यदि आप घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक होगा, तथा यदि आप घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाते हैं तो जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक होगा। यह आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तथा यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ आगे बढ़ते हैं और कोणों के प्रकार समझते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपका जीरो एंगल कहलाता है। यदि आपका थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है किंतु 90 डिग्री से छोटा है तो वह आपका न्यून कोण कहलाएगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है तो वह समकोण कहलाता है, तथा यदि थीटा का मान 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो वह कोण आपका अधिक कोण कहलाएगा। आगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का कोण आपका सरल कोण कहलाता है, या इसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण वृत्त कोण होता है। आगे संपूर्ण कोण। यदि थीटा इक्वल टू 360 डिग्री है, अर्थात आप पूरा एक चक्कर घूमकर आ जाते हैं, तो जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का होता है तथा उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। आगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण पेयर में होते हैं, तो किसी भी न्यून कोण या समकोण या अधिक कोण को पूरा एक चक्कर घुमाने के लिए हमें एक कोण बनाना पड़ता है, वह आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं 180 डिग्री से बड़े तथा 360 डिग्री से छोटे कोण आपके प्रतिवर्ती कोण होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं, 30 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 360 में से घटाने से आपको प्राप्त होगा, वो होगा 330 डिग्री। 120 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री में से घटाने से आपको प्राप्त होगा, वो होगा 240 डिग्री। आगे समझते हैं पूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। आगे समझते हैं संपूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। आगे हम समझते हैं आसन्न कोण तथा रैखिक युग्म। तो आइए दोस्तों आसन्न कोण समझते हैं। तो आसन्न कोण की परिभाषा होती है वे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तथा अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर होती है। आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर 6 एग्जांपल्स लिए, इसकी मदद से मैं आपको आसन्न कोण समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कोण ये बना हुआ है तथा एक कोण ये बना हुआ है। डॉटेड लाइन से मैंने आपको उभयनिष्ठ भुजा दिखाई है। आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में उभयनिष्ठ भुजा आपकी ये वाली है, क्योंकि एक कोण ये है और एक कोण ये है। इस कोण का निर्माण इन दोनों भुजाओं से हुआ है तथा इस कोण का निर्माण इन दोनों भुजाओं से हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया चित्र आसन्न कोण युग्म नहीं बनेगा, अतः यह आसन्न कोण का एग्जाम्पल नहीं है। अगले चित्र में भी हम देखें कि उभयनिष्ठ भुजा आपकी ये वाली है, क्योंकि एक कोण आपका ये बना हुआ है तथा एक कोण आपका ये बना हुआ है। अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ है, विपरीत और नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एग्जाम्पल भी आसन्न कोण का एग्जाम्पल नहीं है। इस चित्र में देखें कि एक कोण आपका ये 180 डिग्री का बना हुआ है तथा एक कोण आपका ये छोटा वाला बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। हम देख सकते हैं कि इस चित्र में भी दोनों भुजाएं एक ही तरफ है, अतः यह भी आसन्न कोण का एग्जाम्पल
नहीं है। इसी प्रकार इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि दोनों भुजाएं एक ही तरफ है, इसलिए ये भी आसन्न कोण का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब इन दोनों चित्रों को ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपकी मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा छिपी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने ये भुजा बना रखी है, एक भुजा आपकी ये है, तो एक कोण ये बन चुका है, तथा एक भुजा ये, तथा एक भुजा इसको देखें तो एक कोण हमें ये दिखाई देता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये उभयनिष्ठ भुजा है तथा अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह आसन्न कोण का एग्जाम्पल होगा। आइए आगे इस चित्र को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक रेखा है जहाँ एक तथा इस पे एक बिंदु है, उस पे एक उभयनिष्ठ भुजा खिंची हुई है। हम देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा मिलकर ये कोण बनाती है, तथा ये भुजा और ये भुजा मिलकर ये कोण बनाती है। तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा होगी, अन्य दो भुजाएं आपके उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और है। हम कह सकते हैं कि ये आपके आसन्न कोण युग्म बनेगा। और यहाँ एक चीज और गौर से समझिए कि ये रेखा AB है और रेखा पर बने कोणों का योग आगे हम पढ़ेंगे 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर। आप गौर से समझ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन्न कोण समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं पर बने हुए कोण। तो जब हम दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को मिलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें चार कोण प्राप्त होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे तथा ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। आइए समझते हैं कि ये वाला कोण अगर एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, तो हम कह सकते हैं एक बराबर कोण तीन और कोण दो बराबर कोण चार। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इनका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ये बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसकी मदद से मैं आपको भी थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं समांतर रेखाओं पर बने हुए कोण। तो समांतर रेखाओं पर बने हुए कोण समझने के लिए आपको समांतर रेखाओं की परिभाषा पता होना चाहिए कि वे दो रेखाएं जिनमें निश्चित दूरी होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं, तथा यह तिर्यक रेखा होगी। तो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस रेखा को नहीं बनाता तो ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। हम देख सकते हैं कि यहाँ चार कोण बनेंगे, इसी प्रकार नीचे भी यहाँ चार कोण बने हुए हैं। तो इनको मैं अगर नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि कौन कौन से कोण यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन से कोणों का युग्म यहाँ पर बनेगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 4 5 और 6 यह समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बने हुए कोण हैं। इन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। आप देख सकते हैं 1 2 7 और 8 ये समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बने हुए कोण हैं। इन्हें हम कह सकते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। आगे आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कोण 1 और कोण 3 शीर्ष अभिमुख कोण है, जो अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, इसी प्रकार कोण 6 बराबर कोण 8। ये आपके शीर्षाभिमुख कोणों का एग्जाम्पल है, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। आगे इस चित्र को हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये एक ही बिंदु पर बने हुए कोण हैं। इन सब का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। आगे अगर और बढ़ते हैं तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 भी इसी प्रकार 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे आप गौर से देखिए कि हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस 2, कोण 2 प्लस 3, कोण 3 प्लस कोण 4,
और कोण 4 प्लस कोण 1 ये होगा आपका 180 डिग्री। समझते हैं कि 1 और 2 ये एक सरल रेखा है, ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 2 तथा 3 ये वाला कोणों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन कोणों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो 1 और 4 का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाली रेखा पर भी हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6, 6 प्लस 7, 7 प्लस 8 और 8 प्लस 5, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि इस चित्र में और क्या क्या आपके पास कोण छिपे हुए हैं। तो आप गौर से देखिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेरी दिशा है और ये मेरी एक दिशा है, आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्व दिशा है, ये भी उत्तर पूर्व दिशा है। इस बिंदु के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा आपकी ये वाली आती है तथा इस बिंदु के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा आपकी ये आती है। तो वे दो कोण जिनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति समान होती है संगत कोण कहलाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण 1 और 5 समांतर रेखाओं पर बने हुए वे दो कोण हैं जिनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति समान है, संगत कोण होंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 2 और 6 की स्थिति भी एक दूसरे के सापेक्ष समान है। ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है तथा ये भी आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं पर बने हुए वे दो कोण जिनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति समान हो। तो हम यहाँ 3 और 7 को भी और 4 और 8 को भी संगत कोण कह सकते हैं। ये सभी संगत कोण बनेंगे। संगत कोण समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए वे दो कोण होते हैं जिनकी स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष समान हो, एक दूसरे के सापेक्ष समान हो। आगे इस चित्र में आपके पास एकांतर कोण और बनते हैं जिन्हें मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। मैं एक्चुअली इन सभी को एक बार फिर से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं 30 डिग्री का एक कोण ले रहा हूं और उसमें मैं आपको ये सभी कोण बता रहा हूं, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन पर ये एक तिर्यक रेखा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसमें एक कोण को 30 डिग्री मान लेता हूं। माना कोण 1 का मान 30 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि कोण 5 भी आपका 30 डिग्री होगा क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण है। अब मैं बता सकता हूं कि कोण 3 का मान आपका 30 डिग्री होगा क्योंकि 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये वाला कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कोण 5 और कोण 7 यानी ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कोण भी आपस में 30 डिग्री होंगे और ये शीर्षाभिमुख कोण है। आगे मैं एक चीज आपको बताऊं कि 1 और 2 सरल रेखा पर बने हुए कोण है, इनका योग 180 डिग्री होगा तो कोण 2 को 150 डिग्री होना पड़ेगा और यहाँ से हम देख कर कह सकते हैं कि कोण 6 भी आपका 150 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे। आगे देखें कि कोण 6 और कोण 8 ये वाला कोण भी आपका 150 डिग्री बनेगा तथा ये वाला कोण आपका 150 डिग्री बनेगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है तथा ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप इस चित्र का गौर से अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि कोण 3 और कोण 5 आपस में एक दूसरे के बराबर है तथा कोण 4 और कोण 6 भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। आप आगे इस चित्र में गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोण 1 बराबर कोण 7 है तथा कोण 2 बराबर कोण 8 है। ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। आगे मैं आपको इस चित्र में कुछ और चीजें बताऊं कि इसमें कोण 1 और कोण 8 का योग 180 डिग्री है, कोण 2 और कोण 7 का योग भी 180 डिग्री है। यहाँ हम देखकर कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं 30 और 150 180 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 5
बराबर 180 डिग्री तथा कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ देख कर कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। 150 और 30 180, 30 और 150 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से आपको समझाऊं कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी आपके रेखाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोणों को किस प्रकार देखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं समद्वि भाजक तथा लंब क्या होते हैं। जब किसी बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है तो वह किसी दूसरी रेखा के साथ यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह खींची गई रेखा उस रेखा पर लंब कहलाती है। यह एक बिंदु है, इस बिंदु से मैंने एक रेखा खींची, वह दूसरी रेखा के साथ यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो यह आपका एक लंब कहलाएगी। किसी भी एक बिंदु से सिर्फ एक ही लंब डाला जा सकता है तथा एक रेखा पर अनंत लंब खींचे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में मैंने आपको यहाँ अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग लंब खींचकर बताए हैं। इस प्रकार एक रेखा पर अनंत लंब खींचे जा सकते हैं, किंतु एक बिंदु से सिर्फ एक ही लंब खींचा जा सकता है। आगे समझते हैं समद्वि भाजक। तो किसी रेखा को दो भाग में विभाजित करने वाली रेखा समद्वि भाजक कहलाती है। जैसे ये एक 10 सेंटीमीटर की भुजा है तो इसको यदि मध्य बिंदु से यहां से कोई रेखा गुजर रही है तो यह रेखा इसका समद्वि भाजक कहलाएगी। यह इसका समद्वि भाजक कहलाएगी। एक रेखा के अनंत समद्वि भाजक हो सकते हैं, एक रेखा खंड के अनंत समद्वि भाजक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यह सभी ये समद्वि भाजक B1 B2 B3 B4 ये सभी इस रेखा के लिए, इस रेखा खंड के लिए समद्वि भाजक है। आगे देखते हैं और समझते हैं कोण समद्वि भाजक क्या होंगे। कोण समद्वि भाजक जब किसी कोण को, जैसे 40 डिग्री का कोण है, तो जब किसी कोण को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तो वह रेखा आपकी कोण समद्वि भाजक कहलाएगी। यह कोण समद्वि भाजक होगी। आपको ये दोनों कोण 20-20 डिग्री में बटे हुए प्राप्त हो जाएंगे, तो यह रेखा इस कोण के लिए कोण समद्वि भाजक कहलाएगी। आगे समझते हैं लंब समद्वि भाजक क्या होता है। लंब समद्वि भाजक किसी रेखा खंड को यदि दो बराबर भाग में बांटा जाए, बांटने वाला वह समद्वि भाजक जो कि उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है वह उस रेखा का लंब समद्वि भाजक होता है। किसी भी रेखा खंड का केवल और केवल एक ही लंब समद्वि भाजक हो सकता है, किंतु उस रेखा खंड के अनंत समद्वि भाजक हो सकते हैं। यहाँ लंब समद्वि भाजक सिर्फ एक ही होगा और समद्वि भाजक इसके अनंत हो सकते हैं। आगे समझते हैं माध्यिक और शीर्ष लंब। इनको समझने से पहले मैं आपको त्रिभुज की परिभाषा बताना चाहूंगा जो अभी हमारा अगला टॉपिक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों बहुभुज। बहुभुज n भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति होती है। बहुभुज की सबसे छोटी इकाई त्रिभुज होती है। n भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज की सबसे छोटी इकाई त्रिभुज होती है जिसमें कि 3 भुजाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति बहुभुज कहलाती है। आगे बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें सभी अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तथा अवतल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। मैं आपको इनका चित्र के सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। त्रिभुज हमारा एक उत्तल बहुभुज है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इन सभी में हम देख सकते हैं कि सभी अंतः कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये एक उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल है। आगे अवतल बहुभुज में आप देखिए ये चतुर्भुज बना रहा हूं मैं एक, जिसमें कि पंचभुज है एक, जिसमें ये वाला अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा है। आगे एक स्टार, ये भी आपका एक अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल है। ये सभी अंतः कोण 180 डिग्री से बड़े हैं तथा ये अंदर वाले कोण 180 डिग्री से छोटे हैं। अवतल बहुभुज में कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। आगे बहुभुज का और 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। समान कोणिक बहुभुज,
समबाहुभुज और समबाहु बहुभुज। समान कोणिक बहुभुज इक्विएंगुलर पॉलीगन वह बहुभुज होता है जिसमें सभी अंतःकोण और बहिष्कोण समान होते हैं। तो इसमें सभी अंतःकोण समान होते हैं, वह इक्विएंगुलर बहुभुज कहलाएगा, समान कोणिक बहुभुज कहलाएगा। आगे समबाहु बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान होते हैं। इसमें दोनों चीजें समान होना जरूरी है, अंतःकोण भी समान होते हैं तथा भुजाएं भी समान होती हैं। इनका एक एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। समान कोणिक बहुभुज का एग्जांपल है आयत, जैसे अभी हम आगे समझेंगे। समबाहुभुज का एग्जांपल है वर्ग, जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान होते हैं। तथा समबाहु बहुभुज का एग्जांपल है समचतुर्भुज, जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद आगे समझेंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, वो हमें काम का नहीं है, मुझे ऊपर से ओवरव्यू आपको इनका देना है। तो आगे बढ़ते हैं और पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज, फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वृत्त। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों त्रिभुज समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार रैखिक युग्मों पर वापस ले जाना चाहता हूं, लीनियर पेयर पर। वहां मैंने बताया था कि किसी सरल रेखा पर एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इसे हम थोड़ा और एक्सटेंड करें तो हम कह सकते हैं कि चाहे एक ही बिंदु पर कई सारे कोण बने हुए हो तो उन सभी का योग भी 180 डिग्री होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 180 डिग्री होगा। एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, मैंने बताया था कि किसी एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी चित्र को भी हम यहाँ ऐसे समझ लें, अगर ये आपका एक 360 डिग्री का कोण है, इसके दो बराबर भाग कर दिए तो इस प्रकार हमें ये जो कोण प्राप्त होगा वो भी 180 डिग्री होगा तथा ये वाला कोण भी 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी सरल रेखा पर बने हुए एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। आगे समझते हैं दोस्तों त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति होती है। इसमें हमारे पास तीन शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3। तीन भुजाएं होती हैं। अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, ABC हमारे शीर्ष होंगे तथा AB, BC, CA हमारी भुजाएं होंगी। आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें तीन अंतःकोण प्राप्त हो रहे हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से डिनोट किया जा सकता है, कोण B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से लिखा जा सकता है तथा कोण C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं स्मॉल a बराबर BC, स्मॉल b बराबर CA तथा स्मॉल c बराबर AB होगा। आगे आप इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अगली जो प्रॉपर्टी त्रिभुज की होती है वह यह होती है कि किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन ही आपके पास शीर्ष लंब होते हैं तथा तीन आपके पास लंब समद्वि भाजक होते हैं, तीन लंब समद्वि भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तथा तीन ही आपके पास कोण समद्वि भाजक होते हैं। आपको मैं इनको एक चित्र की सहायता से समझाऊं उससे पहले हम समझ लेते हैं कि माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होती है। लंब समद्वि भाजक और कोण समद्वि भाजक अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं। तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, जैसे ये शीर्ष लिया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर सामने वाली भुजा ये है तो इसका मध्य बिंदु ये हुआ तो ये दोनों बराबर पोर्शन होंगे। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही आपकी माध्यिका कहलाएगी तथा शीर्ष लंब आपका किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब आपका शीर्ष लंब कहलाता है। यह यहाँ पर आपका शीर्ष लंब होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर तीन शीर्ष हैं तो तीनों शीर्षों से तीन माध्यिकाएं प्राप्त हो जाएगी। पहली ये मैंने आपके सामने बना दी है, दूसरी ये हो जाएगी तथा तीसरी ये होगी। इसी प्रकार तीन आपके पास शीर्ष लंब भी बन जाएंगे। ये दूसरा लंब हुआ और ये आपका तीसरा लंब हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन शीर्ष लंब होती हैं तथा तीन हमारे पास भुजाएं हैं। तो उन तीनों भुजाओं के तीन लंब समद्वि भाजक प्राप्त होंगे और तीन ही उसमें
कोण समद्विभाजक होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 अंतः कोण होते हैं। तो आइए इन सभी को एक चित्र में समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी लिया है, जिसमें यह शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसको मैं ई नाम दे देता हूं। तो यदि भुजा बीसी के मध्य बिंदु ई को शीर्ष ए से मिलाया जाएगा तो ए ई आपकी माध्यिका कहलाएगी, ए ई आपकी माध्यिका होगी। तथा ई पर यदि हम एक लंब खींचते हैं तो वह आपका लंब समद्विभाजक कहलाएगा, इसे मैं नाम दे दूं पी क्यू। तो पी क्यू आपका लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक के बाद हम समझते हैं कि इसमें अगर मैं शीर्ष ए से यहाँ एक सीधा लंब डालता तो वह जो रेखा प्राप्त होती एडी, इस एडी को मैं शीर्ष लंब कहूंगा। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में मैंने आपको शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक और माध्यिका समझा दिया। अब कोण समद्विभाजक के लिए मैं कोण बी ले लेता हूं और इस कोण बी से मैं अगर एक रेखा खींचूं जो कि इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दे, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो बी एफ जो भुजा बनेगी, बी एफ जो रेखा बनेगी वो आपकी कोण समद्विभाजक रेखा होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में हमारे पास 3 शीर्ष होते हैं, तो ये चारों रेखाएं आपको त्रिभुज में 3-3 प्राप्त होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज और त्रिभुज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज की प्रॉपर्टी एक मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में अगर जैसे ये 70 है, ये 60 है, तो 70 और 60 130, तो इसको 50 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस भुजा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यह कोण आपका 130 डिग्री आएगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। अब इस चित्र का आप गौर से अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि 60 और 70 का योग भी 130 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी बहिष्कोण का मान दो विपरीत अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात x इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी की त्रिभुज कब बनता है। किसी त्रिभुज में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी यदि त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं कि a सबसे छोटी भुजा है, फिर b है, फिर c सबसे बड़ी भुजा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण केवल उसी अवस्था में संभव होगा जब a प्लस बी का मान c से बड़ा होगा, अर्थात कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज की तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे, सम्मुख कोण समान होते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में फिर ले रहा हूं, अगर मैं कहूं आपसे कि ए बी इक्वल है बीसी के और इक्वल है सी ए के, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समान है तो ए बी के सामने का कोण कोण सी होगा, बीसी के सामने का कोण कोण ए होगा और सी ए के सामने का कोण कोण बी है, वो भी आपस में बराबर होंगे। यह प्रॉपर्टी वाई से वर्षा होती है, अर्थात अगर यह सत्य है तो यह भी सत्य होगा और यह सत्य है तो यह भी सत्य होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे त्रिभुज के प्रकार की त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, कोणों के आधार पर तथा भुजाओं के आधार पर। एक एक करके हम इन सभी प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ शेष दोनों छोटे कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, जहां AC समकोण त्रिभुज में कर्ण है। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं तथा शेष दोनों भुजाएं समकोण त्रिभुज के पाद कहलाते हैं, लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हैं कि BC आधार है तथा AC आपका लंब है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण आपका अधिक कोण हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण B अधिक कोण है, अर्थात 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है तथा शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं कि
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेस देन होगा ए सी स्क्वायर, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। न्यून कोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों अंतः कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, अर्थात कोण ए, कोण बी तथा कोण सी तीनों ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। हम एक चीज और कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो अंतः कोणों का योग 90 डिग्री से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए समान है, और हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ए, कोण बी और कोण सी भी आपस में समान होंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे 3 बराबर भागों में बांटने पर हमें प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का मिलेगा। आगे हम समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज में कोण बी और कोण सी समान होंगे। यहाँ यदि ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी के सम्मुख कोण सी तथा ए सी के सम्मुख कोण कोण बी ये दोनों बराबर होंगे तथा कोण ए भिन्न होगा। हम यहाँ इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो अब भुजाएं अलग अलग हैं तो उनके सम्मुख कोण भी अलग अलग होंगे, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी के सम्मुख कोण कोण सी नॉट बराबर नहीं होगा कोण ए के और बराबर नहीं होगा कोण बी के। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि ये सभी त्रिभुज के प्रकार हैं। आगे हम बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज में सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे त्रिभुजों में सर्वांग समता और समरूपता को समझते हैं। सर्वांग समता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्व अंग समान, अर्थात त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वह सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं व सभी कोण समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वे दो त्रिभुज जो एक दूसरे की जेरोक्स हैं वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान होता है। यदि इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 100 वर्ग सेमी होगा। आगे बढ़ते हैं, समरूपता को समझते हैं। समरूप त्रिभुज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समरूप, एक जैसे किंतु एक नहीं, एक जैसे किंतु एक नहीं। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस्ड जेरोक्स, यानी अगर आप फोटोकॉपी छोटा बड़ा करवा के कराते हैं तो वे दोनों कॉपीज आपकी समरूप कॉपी होती हैं, वे दोनों प्रतिकृति आपकी समरूप प्रतिकृति होती हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, जबकि सर्वांग सम में ये भुजाएं आपकी बराबर थी, यानी 1:1 में थी। आगे यहाँ हम समझे कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है तथा सभी कोण समान होते हैं, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी है, अर्थात सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। उसके बाद हम फिर चतुर्भुज और वृत्त पर आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार आपका वह माना जाएगा जिस पर कि आपने सामने वाले शीर्ष से लंब डाला है। अगर आपने इस वाले शीर्ष से लंब डाला है तो यह आधार बनेगा तथा यह ऊंचाई बनेगी। अगर आप इस वाले शीर्ष से लंब डालते हैं तो यह आधार बनेगा और यह ऊंचाई बनेगी। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, अर्थात AB प्लस BC प्लस CA यह त्रिभुज का परिमाप होगा। तो दोस्तों इसी के साथ त्रिभुज में जो बेसिक ओवरव्यू मुझे आपको देना था मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चतुर्भुज और चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए दोस्तों चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज को समझने के लिए बोर्ड पर मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार दिखाए हैं। तो एक एक करके हम इन सभी प्रकारों को समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई
बंद समतलीय आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 अंतः कोण होंगे जिनका योग आपका 360 डिग्री होता है, और 4 बहिष्कोण होंगे जिनका भी योग 360 डिग्री होता है। हम कह सकते हैं चतुर्भुज एकमात्र ऐसी आकृति है जिसके अंतः कोणों का योग तथा बहिष्कोणों का योग समान होता है और वो 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज में आपके पास 2 विकर्ण होते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यह एक चतुर्भुज है, इसमें ये हमारा एक विकर्ण हो गया। इस विकर्ण की सहायता से चतुर्भुज आपका 2 भागों में बट गया है। आप देख सकते हैं आपको इसमें एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये प्राप्त हो रहा है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग करें तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे ABCD कह दूं और मैं अगर शीर्ष A से इस विकर्ण पर एक लंब डालूं जिसे मैं स्मॉल a कह दूं तथा इस वाले शीर्ष C से इस वाले विकर्ण पर एक लंब डालूं जिसे मैं स्मॉल b कह दूं, तो हम देख पाएंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग करने पर हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा d गुणा a प्लस 1/2 गुणा d गुणा b प्राप्त हो जाएगा, जहां से d कॉमन लेने के बाद हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होगा, अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA अगर हम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमें चतुर्भुज का परिमाप प्राप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों आगे समझते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, वह समान होती है। AB बराबर CD होगा, वह BC बराबर AD होगा। हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं, वह बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अर्थात कोण A और कोण C बराबर होंगे, वह कोण B और कोण D बराबर होंगे। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसमें आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D और D प्लस A जो जोड़ा बनेगा उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं होता कि उसके विकर्ण बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज में यह भी जरूरी नहीं होता कि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो। आगे बढ़ते हैं आयत की ओर। आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, वह बराबर भी होती हैं। आयत में चारों अंतः कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, अर्थात A बराबर B बराबर कोण C बराबर कोण D, इन सभी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। आयत के दोनों विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं। वह आयत में जरूरी नहीं होता कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर हो, यह इसमें जरूरी नहीं होता है। आगे हम देखते हैं और समझते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, वह इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, A बराबर C और B बराबर D। आगे हम इसमें देख सकते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, यह इसमें जरूरी नहीं होता। वह समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे हम देखते हैं वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर भी होते हैं, विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर भी काटते हैं, वह चारों अंतः कोण भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आयत के भी गुण होते हैं और समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत भी होते हैं और सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी आयत और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, किंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत हो यह जरूरी नहीं होता, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो यह भी जरूरी नहीं होता, वह सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हो यह भी जरूरी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो दोस्तों आगे समझते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर CD है तो हम कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा H जो कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है, गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी AB प्लस CD। तो यह समलंब चतुर्भुज का एरिया होगा। समलंब चतुर्भुज की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें विकर्ण परस्पर समानुपातिक विभाजित होते हैं, अर्थात यदि ABCD चतुर्भुज में AC और BD इसके विकर्ण हैं तो हम कह सकते हैं कि AO बटा
ओसी का जो अनुपात होगा वही अनुपात बीओ बटा ओडी का भी होगा, अर्थात समलंब चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समान अनुपात में विभाजित होते हैं, जबकि आयत वर्ग में यह विकर्ण आपके 1:1 में विभाजित हो रहे थे। हम कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुजों में यह विकर्ण आपके 1:1 में विभाजित हो रहे थे, जबकि समलंब चतुर्भुज में यह किसी भी अनुपात में विभाजित हो सकते हैं, लेकिन वह अनुपात समान होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पतंग क्या होती है। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होती है जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, अर्थात ABCD एक पतंग है जिसमें AD और CD की लंबाई समान होगी, वह AB और CB की लंबाई समान होगी। तथा एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी होती है कि पतंग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, अर्थात इनके बीच में जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष विकर्ण एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C का मान 180 डिग्री होगा, वह कोण B प्लस कोण D का मान भी 180 डिग्री होगा, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए दोस्तों आगे हम समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। चतुर्भुज के लिए जो मुझे ओवरव्यू आपको देना था मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। आइए दोस्तों समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होती है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा यह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का दुगुना करने पर हमें वृत्त का व्यास प्राप्त हो जाता है, जो कि D से डिनोट किया जाता है, जहां R वृत्त की त्रिज्या है। आगे हम देखें और समझते हैं कि जीवा क्या होती है। तो जीवा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के दो खंड कर देती है, वह परिधि को दो बिंदुओं पर काटती है। यहाँ AB वृत्त की जीवा है तो हम देख सकते हैं कि हमें वृत्त के दो भाग प्राप्त हो गए हैं, एक कहलाता है दीर्घखंड और एक कहलाता है लघुखंड। दीर्घखंड में बना हुआ चाप दीर्घ चाप कहलाएगा तथा लघुखंड में बना हुआ चाप लघु चाप कहलाता है। आप इसको चित्र की सहायता से समझिए। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वृत्त की परिधि पर, ये कहलाएगा दीर्घ चाप तथा यह नीचे वाला छोटा पोर्शन कहलाएगा लघु चाप। आगे इसमें हम समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को छूते हुए गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि MN यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त की परिधि पर या कहें कि किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी वृत्त पर अनंत बिंदु पाए जाते हैं। आगे हम इसमें समझते हैं कि जीवा, स्पर्श रेखा और चाप की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों जीवा चाप की प्रॉपर्टीज समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ वृत्त बनाए हुए हैं। समझते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, जो कि उसे दो बराबर खंडों में बांटती है। जैसे जैसे हम वृत्त के केंद्र से दूर जाते हैं वृत्त की जीवा की लंबाई घटती हुई जाती है। हम देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से दूर आते आते हमारे वृत्त की जीवा की लंबाई घटती हुई जा रही है। आगे हम समझें कि वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब, यहाँ OP एक लंब है, AB वृत्त की जीवा है, तो हम कह सकते हैं कि लंब OP इस जीवा AB को समद्विभाजित कर देगा, अर्थात AP बराबर BP होगा यदि OP परपेंडिकुलर है AB के, यानी OP AB के लंबवत है। आगे हम समझें कि यदि वृत्त में दो जीवाएं समान हैं तो उनकी दूरी केंद्र से समान होगी, यानी AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, यदि उनकी लंबाई समान है तो हम कह सकते हैं कि OP और OQ जो है वह समान होगा, यानी केंद्र से उनकी लंबवत दूरी समान होगी, OP इक्वल टू OQ भी होगा। आगे हम समझे कि यदि वृत्त की जीवाएं अंतः प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे इस एग्जांपल में AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, वे दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, तो हम कह सकते हैं कि PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD होगा। इसी प्रकार यदि वृत्त की जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि PA गुणा PB बराबर PC गुणा
पीडी होगा। तो यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझना होगा कि वृत्त में जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कॉर्ड इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगता है जो कि इस प्रकार है। तो आगे हम स्पर्श रेखाएं और उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है जिससे वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो उनकी लंबाई समान होगी, अर्थात बिंदु P से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जिनकी लंबाई भी समान होगी, यानी PA = PB होगा। आगे हम देखते हैं कि वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं किस प्रकार पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 2 वृत्त बनाए हैं जिनमें हमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा प्राप्त होंगी, पहली, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इनमें 2 स्पर्श रेखाएं तिर्यक स्पर्श रेखा कहलाएंगी, ये वाली और ये वाली, तथा 2 स्पर्श रेखाएं सीधी स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। यदि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं यानी एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ हमें 3 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी जो कि उभयनिष्ठ है, 1, 2 और ये सीधी एक 3 होंगी। तो यहाँ हमें 3 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंततः स्पर्श करते हैं तो हमें एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, तथा ये 2 वृत्त यदि संकेंद्रीय होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या प्राप्त होने वाली यहाँ 0 होगी। आगे हम देखते हैं कि यदि 2 चाप समान है तो वो संगत जीवाएं भी समान होगी। यदि यहाँ हम देखें कि चाप AB तथा चाप CD समान है तो हम कह सकते हैं कि AB और CD के संगत जो जीवा आएगी उनकी लंबाई भी समान होगी। चाप AB तथा चाप CD समान है तो उनके संगत जीवा AB और CD भी बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर द्वारा दिया जाता है जहां r वृत्त की त्रिज्या है। यदि हम इसे व्यास के रूप में लिखना चाहें तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई d स्क्वायर बटे 4 होता है। वृत्त की परिधि P = 2πr या फिर पाई d द्वारा दी जाती है जहां r वृत्त की त्रिज्या है तथा d वृत्त का व्यास है। वृत्त की परिधि इस बिंदु से या कहें कि किसी भी बिंदु से उसी बिंदु पर वृत्त की दिशा में वापस चलकर आने में या कहें कि एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है, वह 2πr द्वारा दी जाएगी। आगे इसमें हम एक चीज और समझते हैं, वो लास्ट टॉपिक है हमारा वृत्त के प्रकार। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया जाता है तो वह वृत्त परिवृत्त कहलाता है तथा उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। यदि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया जाए तो वह वृत्त अंतःवृत्त कहलाएगा तथा उसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज का ये तीसरा पार्ट बेसिक ज्योमेट्री खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने 1 घंटे में कोशिश की है कि आपको ज्योमेट्री का बेसिक जो भी होता है वो एक बार में आपको ऊपर से ओवरव्यू दे सकूं, ताकि यदि आप फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और यदि आपने ज्योमेट्री पहले पढ़ी हुई है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार ऊपरी तौर पर रिवाइज हो जाए। तो आगे हमारा अगला पार्ट जो होगा वो होगा बेसिक अलजेब्रा। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने बाकी दोनों वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जरूर देखें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अरिथमेटिक्स पहले पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट बेसिक ज्योमेट्री भी खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।